दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों प्रश्न संख्या 71 से हम अपनी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो प्रश्नों की यात्रा है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले 70 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में उन्हें कंप्लीट किया जा चुका है। यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो सीरीज है वो आगे चलेगी। इस पूरी श्रृंखला में 500 से कुछ अधिक ही प्रश्नों का संग्रह है और ये सभी MCQs हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे तथ्यों का समावेश है, इसलिए इससे आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी। इसे देखते रहिए, इससे जुड़े रहिए। देखते हैं प्रश्न संख्या 71 को। इसका उत्तर भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है। ये कथन मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। अन्य सुल्तानों के एक बेटा हो सकता है। ये एक शासक के द्वारा कहा गया है जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। उत्तर आप पहले ही देख चुके हैं, तो मोहम्मद गोरी आप जानते हैं। मोहम्मद गोरी अपने गुलामों को बहुत आदर देता था, बहुत प्रेम देता था, और इसीलिए उसने ऐसा कहा है। उसने कहा है कि अन्य सुल्तानों के एक बेटा हो सकता है, या 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे 1000 बेटे हैं। और 1000 बेटे कैसे हैं? जो गुलाम हैं वो भी मेरे बेटे ही हैं, और ये भविष्य में मेरे बाद उन राज्यों के खुतबे में मेरा नाम सुरक्षित रखेंगे, मतलब मेरे नाम को आगे बढ़ाने का, उसे रोशन करने का काम करेंगे। ये जो कथन है ये मोहम्मद गोरी का है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिल जाती हैं, और सी वाला विकल्प इस आधार पे हमारा सही था। तो प्रश्न संख्या 71 हमने देख ली है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 72वें प्रश्न को देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधिकारिक रूप से कुतुबुद्दीन 25 जून 1206 में गद्दी पर बैठा। सिंहासनारोहण के समय इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। आरंभ में इसकी राजधानी लाहौर थी, मतलब इसने खुद ही अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था, और इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए और अपने नाम के खुतबे पढ़वाए। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। जो सही ना हो उसका आपको चुनाव करना है। जो पहला कथन है उसे ध्यान से देखिएगा। आधिकारिक रूप से, यहाँ जो शब्द है वो लिखा हुआ है आधिकारिक। 2 शब्द होते हैं, एक तो औपचारिक होता है, दूसरा आधिकारिक होता है। दोनों में फर्क होता है, जमीन और आसमान का अंतर होता है। अगर वो अंतर आपको पता होगा तो आप यहाँ सही जो उत्तर है उस तक पहुँच जाएंगे। विकल्प आपके सामने है और कथन भी आपके सामने है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात पहला, दूसरा और चौथा, जो कि ठीक नहीं है। और जो असत्य हो उसी का हमें चुनाव करना है। पहला वाला ठीक नहीं है, दूसरा वाला भी ठीक नहीं है, और चौथा वाला भी ठीक नहीं है। ये तीनों ही कथन यहाँ गलत है। कैसे गलत है इसकी व्याख्या देखिए। औपचारिक रूप से कुतुबुद्दीन 25 जून 1206 में गद्दी पर बैठा, न कि आधिकारिक रूप से। यहाँ पर औपचारिक शब्द है, आधिकारिक नहीं रहेगा। किंतु उसकी सत्ता की आधिकारिक मान्यता 1208 ईस्वी में, यानी ठीक 2 साल बाद 1208 ईस्वी में गजनी के शासक महमूद के द्वारा उसे प्राप्त हुई। गजनी के सुल्तान ने उसे ये मान्यता दी 1208 में, और उससे पहले औपचारिक रूप से वह 25 जून 1206 में गद्दी पर बैठ गया था। उसने ऐबक के पास, यानी जो सुल्तान था गजनी का, उसने ऐबक के पास सिंहासन, छत्र, दूरबाश, पताका और नक्कार भेजा, जो कि सम्राट के या सुल्तान के वैभव का प्रतीक होते थे। नक्कार मतलब नगाड़ा होता है, पताका मतलब झंडा होता है, ये सब आप जानते हैं। सुल्तान की पदवी से इसे विभूषित किया गया, और सिंहासनारोहण के समय इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, मतलब ग्रहण नहीं की थी। उस समय ये जो मोहम्मद गोरी के द्वारा दी हुई उपाधियाँ थी उसी से खुश था, उसी से संतुष्ट था, जिसमें कि सिपा सालार और मलिक जैसी उपाधियाँ थीं। और इसने न तो अपने नाम के सिक्के चलवाए और न ही अपने नाम के खुतबे पढ़वाए। ये दोनों काम भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किए थे। तो इस आधार पे हमने ए का चयन किया। ए वाला मतलब पहला, दूसरा और चौथा, जो कि गलत है। पहला कथन सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, और चौथा सही नहीं है। प्रश्न संख्या 73 की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी कुछ कथन हैं जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ही कहे गए हैं। इसने 1208 में यल्दौज को पराजित कर गजनी पर अधिकार कर लिया। यल्दौज को हराया और गजनी पर कब्जा कर लिया, ये पहला कथन है। इसने अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से कर दिया था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय, चौगान का मतलब होता है पोलो, जो पोलो खेल होता है उसी को यहाँ चौगान कहा गया है। तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ये 3 कथन है आपके सामने। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। जो सही हो उसका आपको चुनाव करना है। विकल्प आपके सामने है, केवल पहला वाला, दूसरा, तीसरा, केवल तीसरा, या फिर सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी।
डी अर्थात सभी। जितने भी कथन हैं सभी ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 74 को देखिए। यहाँ पर कुछ स्थापत्यों के बारे में चर्चा है। ये जो निर्माण है इनके वास्तविक स्वरूप के बारे में यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला कथन देखिए, कुव्वतुल इस्लाम, ये जो नाम है ये एक मस्जिद का नाम है और यह इस्लामी पद्धति द्वारा भारत में बनी हुई पहली मस्जिद है, ऐसा कहा गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो स्थापत्य है ये है क्या, मस्जिद है या कुछ और है, बताइए। तो ये दिल्ली में स्थित है, ऐसा कहा गया। इसके अलावा कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1205 में शुरू करवाया था। कुतुब मीनार के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो इसे ऐबक ने 1205 में बनवाना शुरू किया था और अल शुजाता नामक ग्रंथ की रचना ये फ़क्र मुदब्बिर ने की थी। तो यहाँ कुछ बातें कही गई। इन चारों कथनों पे आपको विचार करके ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। जो गलत है आपको उसका चुनाव करना है। विकल्प आपके सामने है, केवल पहला, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी अर्थात दूसरा और तीसरा। दूसरा वाला और तीसरा वाला ये क्या है, सही नहीं है। अब इन दोनों में खराबी क्या है इसे देख लेते हैं। तो आइए व्याख्या देखते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो पहला वाला कथन है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो ये मस्जिद इस्लामी पद्धति द्वारा बनी हुई भारत की पहली मस्जिद है, ये बात सही है। इसका निर्माण 1195 से लेकर 1199 के बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। बनवाने वाले का भी नाम यहाँ महत्वपूर्ण होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे निर्मित करवाया था। यह पृथ्वीराज तृतीय, जिसे कि राय पिथौरा भी कहा जाता है, इनके राय पिथौरागढ़ नामक स्थान पर बनी हुई है। मतलब इनका जो केंद्र था वहाँ पे इसे बनवाया गया है। दूसरी मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है और वहाँ क्या दिया हुआ था, प्रश्न में दिया था दिल्ली, इसलिए वो गलत हो गया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में शुरू करवाया था। यहाँ जिस सूफी संत का नाम दिया है वो भी महत्वपूर्ण है। इन्हें बख्तियार काकी के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं, उसी नाम से ये लोकप्रिय है। इनका पूरा नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, लेकिन इसे इल्तुतमिश ने 1230-1231 के मध्य पूरा करवाया था। तो पूरा करवाने वाला शासक इल्तुतमिश था, बनवाने वाला मतलब प्रारंभ करवाने वाला ये कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसे अंतिम स्वरूप देने वाला कोई तीसरा था। तो उस तीसरे का नाम आप बताइएगा। तो फिलहाल ये जो व्याख्या थी इसके आधार पे एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि इसमें दूसरा और तीसरा ठीक नहीं है। मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार दोनों के बारे में जो जानकारी दी है वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं और 75वें प्रश्न को देखने से पहले कुछ जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए उसे देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित होते हैं, जैसे कि यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाली परीक्षाएं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे चलाया जा रहा है, ये चल रहा है, जो कि अभी तक 31 मई को ही प्रस्तावित है। भविष्य में अगर टलेगी या जो भी होगा तो वो तो आगे की बात है, लेकिन वो चल रहे हैं। ये सभी ग्रुप जो है ये चल रहे हैं। अगर आप इनसे जुड़कर लाभ लेना चाहते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए जो कॉलिंग नंबर्स हैं, 2 मोबाइल नंबर आपको दिख रहे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जितनी भी ज़रूरी सूचना होगी वो वहाँ से आपको मिल जाएगी। पेमेंट कैसे करना है, कैसे उससे जुड़ना है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहला माध्यम तो टेलीग्राम चैनल ही है, वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। उसका लिंक दिया रहता है, लिंक से आप जुड़ जाइए या फिर सीधा टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। उससे अवश्य ही जुड़ जाइए। जितनी भी आवश्यक सूचनाएं, मैसेज या वीडियोज़ होते हैं वो वहाँ पर दिए जाते हैं। सब कुछ आपको समय पर प्राप्त होगा। यूट्यूब पर कभी कभी वो सब चीज़ें मिलने में देर हो जाती है और जितना भी स्टडी मटेरियल वहाँ पे मिलेगा वो सब निःशुल्क होगा। इसके अलावा कुछ बातें भी अगर आपसे शेयर करनी होगी चैनल को तो वो वहीं पर शेयर की जाएंगी। इन सब के अलावा यूट्यूब तो है ही है, यूट्यूब पर आप वीडियो देख पा रहे हैं और वीडियो जो है वो हमेशा निःशुल्क थे, हैं और रहेंगे, ऐसी प्रतिबद्धता है। पीडीएफ के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है और देना पड़ेगा, क्योंकि सर्वाइव करना है तो ये भी ज़रूरी है। एकदम से निःशुल्क हर काम नहीं हो सकता। वीडियो है, वीडियो हमेशा फ्री है। चैनल जो है वो कई चल रहे हैं। एक तो मुख्य चैनल है जिसपे कि आप वीडियो देख रहे हैं, इसके अलावा 3 और चैनल हैं, उनके बारे में भी आप जानते ही होंगे। एक बैकअप चैनल है और 2 और हैं, एक करंट अफेयर वाला है और एक नया बना है। तो उनसे जुड़ जाइए और जो वीडियो आप देखते हैं उसे लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। इससे लाइक और शेयर करने से ये फ़ायदा होगा कि ये दूसरों तक पहुँचेंगे। जो अन्य लोग हैं, जहाँ तक आप इसे भेजेंगे वहाँ तक ये पहुँचेंगे और वो लोग भी इससे लाभान्वित होंगे, इसका लाभ लेंगे।
और यही हमारे चैनल का उद्देश्य भी है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 75 को देखिए। इल्तुतमिश किन उपाधियों को धारण किया था? इसमें जो उपाधियां दी हैं, 4 उपाधियों का नाम दिया है। तो ये जो पदवियां हैं, इनमें से किसे इल्तुतमिश ने धारण किया था? आप बताइए। ईश्वर की भूमि का रक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक, अमीर उल उमरा या सुल्तान ए आजम? आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? सभी होंगे या फिर कुछ ही होंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात इसमें जितनी भी उपाधियां दी हैं वो सभी होंगी। ये सभी इल्तुतमिश के लिए ही कही गई। तो ये सारी उपाधियां इसकी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 76 को देखते हैं। इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश शब्द का अर्थ होता है ईश्वर की भूमि का रक्षक। ये जो नाम है, हर नाम का अपना एक अर्थ होता है, ये आप जानते ही हैं। आपके अपने नाम का भी कुछ न कुछ अर्थ होगा। तो वैसे ही इल्तुतमिश जो शब्द है, इसका अर्थ होता है ईश्वर की भूमि का रक्षक, ऐसा दिया हुआ है। इसके पिता ईलम खां इलबारी जनजाति के सरदार थे। इसके जो पिता थे वो इलबारी नामक जनजाति के सरदार थे, मुखिया थे। इसके बाद 2 और कथन है। इसे इसके भाइयों ने एक व्यापारी को बेच दिया था, ये एक कथन है। और इसको दासता से मुक्त मोहम्मद गोरी ने किया था। तो देखिए, मोहम्मद गोरी इससे खुश तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो इसे दासता से मुक्त करता है या नहीं, ये विचार करने योग्य प्रश्न है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? जो कथन ठीक हो उसी के आधार पे आप विकल्प का चयन कीजिएगा। विकल्प आपके सामने है, सभी सही हो सकते हैं या फिर कुछ ही सही हो सकते हैं। जो कथन है उनको देख लीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। बी अर्थात दूसरा और तीसरा, जो सही हो उसी का आपको चयन करना था। तो दूसरा और तीसरा। व्याख्या देख लीजिए। इल्तुतमिश शब्द का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। वहां अर्थ गलत दिया है, इसलिए पहला वाला असत्य हो जाता है। साम्राज्य का स्वामी इस नाम का अर्थ होता है, अच्छा नाम है। इसके बाद 1205-1206 ईस्वी में खोखरों के दमन के लिए मोहम्मद गोरी ने दिल्ली से ऐबक से सहायता प्राप्त की थी, मतलब सेना मंगवाई थी, और सेना के साथ इल्तुतमिश भी था। इसकी बहादुरी और कौशल से प्रसन्न होकर मोहम्मद गोरी ने आदेश दिया था। किसे आदेश दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, कि यह इसे दासता से मुक्त कर दे, मतलब गुलामी से आज़ाद कर दे। तो आदेश तो मोहम्मद गोरी का ही था, लेकिन गुलामी से आज़ाद करने वाला कौन था? ऐबक था। तो वहाँ वो वाला कथन गलत हो जाता है। मोहम्मद गोरी ने गजनी में इल्तुतमिश के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी थी, इसलिए कुतुबुद्दीन ने इल्तुतमिश और तमगाज रूमी को, एक और व्यक्ति का नाम दिया है तो दोनों को ध्यान रखिएगा, तमगाज रूमी को दिल्ली लाकर 1 लाख जीतल में खरीदा था। यहाँ जो क्रय हुआ था उसकी कीमत थी 1 लाख जीतल। जीतल उस समय की मुद्रा थी। तो ये है व्याख्या, और इसके आधार पे हमने बी का चयन किया, मतलब दूसरा और तीसरा यहाँ पे ठीक है, लेकिन पहला और चौथा गलत है। गलत कैसे है ये आप देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 77 को देखिए। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। दूसरा कथन है कि इल्तुतमिश को सुल्तान पद के लिए आमंत्रित सरदारों के प्रमुख अली इस्माइल ने किया था। सरदारों का जो मुखिया था अली इस्माइल, उसने इल्तुतमिश को बुलाया था कि आओ और सुल्तान बनो। इसके बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपने लिए खलीफा का दूत ये प्रदर्शित करवाया। ये कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। जो गलत है आपको उसका चुनाव करना है। बताइए, विकल्प आपके सामने है। सभी गलत है, मतलब सभी जो है वो सही नहीं है, या फिर इसमें से कुछ ही सही नहीं है। चारों विकल्प ABCD आपको दिख रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ए अर्थात केवल पहला वाला। केवल पहला वाला गलत कैसे है? कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा था, नहीं, कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद गद्दी पर आराम शाह बैठा था। आराम शाह जो है ये सिंहासनारूढ़ होता है, और बाद में आराम शाह से युद्ध करके इल्तुतमिश जो है वो राज्य को हासिल कर लेता है। और दूसरा वाला कथन बिल्कुल ठीक है कि इल्तुतमिश को सुल्तान पद के लिए आमंत्रित ये सरदारों के प्रमुख अली इस्माइल ने किया था। जो सरदारों के मुखिया थे अली इस्माइल, उन्होंने इल्तुतमिश को बुलाया कि आओ और शासन करो। क्यों? क्योंकि आराम शाह बहुत ही अयोग्य शासक था, वो राजा बनने के लिए किसी भी तरीके से काबिल नहीं था। लेकिन एक दिक्कत थी, आप जब किसी को राजा बनाते हैं, इसकी व्याख्या आप देख लीजिए, जब भी आप किसी को राजा बना देते हैं और उसके स्थान पे कोई दूसरा भी दावेदार आकर खड़ा हो जाता है, मतलब एक आदमी सिंहासन पर बैठा हुआ है और दूसरा सामने से आकर राज्य की मांग करने लगता है, तो ऐसे में टकराव होना स्वाभाविक है। इसलिए आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में लड़ाई होती है। ये दिल्ली के पास लड़ाई होती है और इसमें आराम शाह मारा जाता है।
वो मारा जाता है तो इल्तुतमिश का रास्ता साफ हो जाता है और वो सुल्तान बन जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस आधार पे हमने ए का चयन किया। इसमें जो ठीक नहीं है उसी का आपको चुनाव करना था, तो केवल पहला वाला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 78 को देखिए। इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने यल्दौज को 1215-1216 ये सन दिया हुआ है, इसमें तराइन के युद्ध में पराजित किया था, तराइन के युद्ध में। और इसके बाद सिंध विजय, ये सिंध विजय की बात की जा रही है, तो सिंध विजय कर निजामुद्दीन जुनैदी को वहाँ का मतलब राज्यपाल या एक तरह से प्रशासक नियुक्त किया था। और 1228 में उसने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी। ये सब कथन इल्तुतमिश के बारे में है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इल्तुतमिश ने सुल्तान की स्वीकृति गजनी के शासक से प्राप्त की थी। गजनी के सुल्तान से इसने अपने सुल्तान पद की स्वीकृति को प्राप्त किया था। ये 4 कथन है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। जो सही ना हो उसका आपको चयन करना है। विकल्प आपके सामने है, सभी जो है वो सही नहीं हो सकते हैं, या फिर इसमें से कोई 1 या 2 गलत हो सकते हैं। चुनाव कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी अर्थात तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा यहाँ पर ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए 1206 में इसने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की और 1227 में परमारों की राजधानी मंदसौर पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। ये जो सन है ये महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखिए। 1226 में इसने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी और 1227 में परमारों की राजधानी मंदसौर पे भी, मंदसौर जो थी ये परमारों की राजधानी थी, तो इस पर कब्जा कर लिया था। इल्तुतमिश ने सुल्तान की स्वीकृति किसी गोर शासक से नहीं प्राप्त की थी, बल्कि 1229 में बगदाद के खलीफा उल मुंतसिर, ये जो खलीफा है इनका नाम देख लीजिए, ये है खलीफा उल मुंतसिर बिल्लाह, इनसे प्राप्त की थी। तो इल्तुतमिश को जो सुल्तान पद की स्वीकृति है वो एक खलीफा से प्राप्त हुई थी जो कि बगदाद के खलीफा थे, और इनकी बात सर्वमान्य होती थी। और देखिए मान्यता प्राप्त होने के कुछ समय पश्चात मार्च-अप्रैल 1229 में ही उसके बड़े बेटे नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ तथ्य और जानकारियाँ यहाँ दी हैं। कुल मिलाकर यहाँ किसी गौर शासक से इल्तुतमिश को सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई थी, ये बात है। और इसी आधार पर इसमें जो सही ना हो उसका हमें चयन करना था, तो तीसरे और चौथे को हमने चुना। इस आधार पर विकल्प हमारा सी होता है। तीसरा और चौथा ये दोनों गलत है। क्यों गलत है आपने व्याख्या में देखा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 79 को देखिए। 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने गुहिलोतों की राजधानी या गहलोतों की राजधानी नागदा पर आक्रमण कर राजा क्षेत्र सिंह को पराजित किया। वहाँ का राजा था क्षेत्र सिंह, उसे हरा दिया। गुजरात के चालुक्यों ने, चालुक्य वंश गुजराती है आप जानते हैं, तो गुजरात के चालुक्यों ने इल्तुतमिश को पराजित किया। ये दूसरा कथन है। उज्जैन के महाकाल मंदिर को इल्तुतमिश ने ध्वस्त कर दिया, यानी धराशायी कर दिया, नष्ट कर दिया। चौथा कथन है कि इल्तुतमिश की मृत्यु 20 अप्रैल 1238 में हो गई थी। ये कुछ वाक्य दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा असत्य है, मतलब जो ठीक ना हो उसका आपको चयन करना है। नहीं शब्द जो है इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न गलत करवा देता है। तो 4 विकल्प हैं, 4 कथन हैं, विचार करके बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात पहला और चौथा, जो कि ठीक नहीं है। पहला वाला ठीक नहीं है और चौथा वाला ठीक नहीं है। इसे देख लेते हैं व्याख्या के तौर पे। पहला कथन यह है कि इल्तुतमिश ने गहलोतों की राजधानी नागदा पर आक्रमण कर राजा क्षेत्र सिंह को पराजित किया। और चौथा कथन है कि इल्तुतमिश की मृत्यु 20 अप्रैल 1238 ईस्वी में हो गई थी। जरा व्याख्या देखते हैं। इल्तुतमिश ने गहलोतों की राजधानी नागदा पर आक्रमण कर वहां के राजा क्षेत्र सिंह को हराया नहीं था, बल्कि ये क्षेत्र सिंह से हार गया था, ये खुद पराजित हो गया था। और देखिए उज्जैन के महाकाल मंदिर को इल्तुतमिश ने ध्वस्त किया था और वहाँ के प्रसिद्ध लिंग और विक्रमादित्य तथा अन्य राजाओं की अष्टधातु की मूर्ति यह दिल्ली उठा लाया था। तो इसमें कुछ जानकारी उज्जैन के महाकाल मंदिर के बारे में थी। तो ये कथन जो है यहाँ पर इसी आधार पर चुने गए हैं और इसमें ए वाला विकल्प ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गहलोतों की राजधानी नागदा पे इसने आक्रमण किया था और ये विक्रमादित्य तथा अन्य राजाओं की जो अष्टधातु, अष्टधातु का मतलब होता है 8 धातुओं का मिश्रण किया जाता है आपस में। 8 अलग अलग जो मेटल्स होते हैं उन्हें मिलाकर यहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अष्टधातु की मूर्तियाँ बड़ी कीमती होती हैं। आजकल भी मंदिरों से इनकी चोरी होती रहती है। चोर जो है वो आजकल भी सक्रिय हैं, लेकिन ये चोरी नहीं हुई थी, ये लूट ली गई थी। तो आगे बढ़ते हैं।
इल्तुतमिश की मृत्यु का सन देख लीजिए, ये 30 अप्रैल 1236 है और वहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 20 अप्रैल 1238, तो ये गलत है और हमें गलत ही चुनना था। इस आधार पे हमने पहले और चौथे का चयन किया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 80 को देखिए। तुर्कान चहलगामी, ये इल्तुतमिश के बारे में ही कहा जा रहा है। अभी सारी बातें जो है वो इल्तुतमिश के बारे में हो रही हैं। तो तुर्कान चहलगामी, इसका गठन इसी ने किया था, मतलब इल्तुतमिश ने किया था। इसके बाद इक्ता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या ये सियासतना में मिलती है। इक्ता के अधिकारी इक्तेदार कहलाते थे और इसके काल में न्याय चाहने वाले को लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था। मतलब लाल रंग का कपड़ा आप पहनेंगे तभी आपको न्याय मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये 4 कथन है। आपको बताना है कि इल्तुतमिश के बारे में इसमें से कौन से सही है। तो इसका डी हो जाएगा। ये जो जितने भी कथन दिए हैं सभी सही है। पहला वाला भी ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है, तीसरा वाला भी और चौथा वाला भी। कैसे ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। इक्ता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या ये सियासतना से मिलती है। इसके लेखक निजामुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका नाम लिखा हुआ है, यहाँ मल्क नहीं होगा मुल्क होगा। निजामुल मुल्क अबू अली हारून, और भी इनका लंबा सा नाम है, इन्हें ध्यान से देख लीजिए। निजामुल मुल्क अबू अली हारून बिन अली तूसी है, ये है नाम। क्या नाम है देखिए, तो ये है किसके लेखक का नाम, सियासतना के। और इक्ता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या हमें इसी ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो इस आधार पे हमने डी का चयन किया। इसमें जितने भी कथन दिए हैं वो सभी सही हैं। ये वाला भी ठीक है कि लाल रंग का वस्त्र धारण करना पड़ता था, ये न्याय मांगने वाले फरियादी की पहचान होती थी। तो प्रश्न संख्या 80 का जो विकल्प है वो डी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 81 को देखिए, 81। सल्तनत कालीन राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर राजवंशों के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, 4 कथन हैं। इल्तुतमिश पहला तुर्की शासक था जिसने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। दूसरा कथन है कि इल्तुतमिश ने सबसे पहले शाही सेना के गठन हेतु विचार प्रस्तुत किया था। तीसरा कथन है कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज शाह को घोषित किया था। और चौथा कथन है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने गद्दी पर बैठते ही शासन कार्य अपनी माँ, इनकी जो माँ थी मतलब माता थी, शाह तुर्कान को सौंप दिया था। मतलब शासन की जो बागडोर थी वो इसकी माँ के हाथों में थी। तो 4 कथन आपके सामने हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। जो गलत है आपको उसका चुनाव करना है। केवल पहला वाला, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा या फिर पहला तीसरा, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात पहला और तीसरा, जो कि सही नहीं है। पहला वाला सही नहीं है और तीसरा वाला सही नहीं है, बाकी दूसरा और चौथा ठीक है। आइए इसे देख लेते हैं। इल्तुतमिश पहला तुर्की शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। इसने चांदी का टंका, तांबे का जीतल ये प्रचलित करवाया था और इसके सिक्कों मतलब इसके जो सिक्के थे उस पर शिव, नंदी और चौहान घुड़सवार अंकित होते थे। मतलब एक घुड़सवार का चित्र होता था और इसके अलावा शिव और नंदी बैल की प्रतिमा होती थी, मतलब ये अंकित होती थी सिक्कों पर। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था। तो वहाँ जो शुद्ध सोने के सिक्के चलवाने की बात थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है। इसके बाद इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी बड़े पुत्र नासुरुद्दीन को घोषित किया था, किंतु उसकी 1229 में मृत्यु हो जाती है और इसने ग्वालियर अभियान के बाद रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। रजिया सुल्ताना, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो इन्हें अपना उत्तराधिकारी ये मनोनीत करते हैं, लेकिन षड्यंत्र के कारण इल्तुतमिश की मृत्यु के दूसरे दिन ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है ये गद्दी पर कब्जा कर लेता है। तो पहले उत्तराधिकारी ये अपने बड़े बेटे को घोषित करता है और उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो बाद में रजिया सुल्ताना को ये अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करता है, लेकिन वो सब नहीं हो पाता और यहाँ पे रुकनुद्दीन जो है ये कब्जा कर लेता है। तो ये सब चीज़ें हैं और इस आधार पे हमने इसका डी वाला जो विकल्प था उसको चुना, जिसमें कहा गया है कि पहला और तीसरा कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82 की ओर। यहाँ पर रजिया सुल्ताना के बारे में जब चर्चा हुई है तो उसी पर ये अगला प्रश्न है। रजिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी और ऐसे समय में एक स्त्री का शासिका के तौर पर उभरना ये बहुत बड़ी बात होती है। शासक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे राजा महाराजा हुए, लेकिन एक महिला जो कि सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर दरबार तक पहुंचती है
और पुरुष की पोशाक धारण करके वहाँ न्याय करती है, राजकाज चलाती है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो रजिया सुल्ताना यहाँ काबिले तारीफ हैं। यह दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। इसने महिला वस्त्र ही पहनकर शासन किया था। ये तो ऐसे ही देखकर गलत लग रहा है। इसके अलावा इसने अपने उत्तराधिकार के प्रश्न पर दिल्ली की जनता से निर्णय लेकर, मतलब यहाँ पर जब उत्तराधिकार का प्रश्न उठा तो दिल्ली की जनता ने निर्णय लिया और दिल्ली की जनता के फैसले के बदौलत ही यह सुल्तान चुनी गई थी। मतलब दिल्ली की जो आम जनता थी उसने रजिया को चुना था। इसके बाद इसने ही सर्वप्रथम गैर तुर्क शासक वर्ग की शक्ति के संगठन का प्रयास किया। ये कुछ 4 कथन है रजिया के बारे में। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। केवल पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा और चौथा, या फिर सभी? बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात पहला, तीसरा और चौथा। यहाँ आप देख लीजिए, पहला वाला सही है, तीसरा वाला सही है और चौथा वाला सही है, लेकिन दूसरा जो कथन है वो गलत है। इसने महिला वस्त्र पहनकर ही शासन किया था, नहीं, इसने पुरुष वेश धारण किया था। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रजिया ने प्रशासन के साथ सीधा संबंध बनाने के लिए महिला वस्त्र का त्याग कर दिया था, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा थी और चेहरे पर घूंघट रख के शासन नहीं किया जा सकता। ये बहुत पक्की बात है। तो वही चीज़ थी, इसने महिला वस्त्र त्याग कर दिया था। और जो पुरुषों द्वारा उस समय के धारण करने वाले वस्त्र थे, जैसे कि यहाँ पे कुर्ता और पगड़ी को कुलाह कहा जाता था, और जो कुर्ता होता था उसको काबा कहते थे। तो इस तरह के कुर्ता और पगड़ी वाले जो पहनावे थे उसे इसने धारण किया। तो इसका सी वाला विकल्प सही हो जाता है, पहला, तीसरा, चौथा। पहला वाला कथन बिल्कुल ठीक है, तीसरा वाला सही है और चौथा वाला, लेकिन दूसरा गलत है। क्यों गलत है आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 83 को देखिए। रजिया की नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ख्वाजा मुहाजबुद्दीन के वजीर, इसे देखिए प्रश्न जो दिए हुए हैं और कथन जो दिया है। ख्वाजा मुहाजबुद्दीन के वजीर मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को सेना प्रधान नियुक्त किया गया। ये कुछ नाम है, लंबे लंबे नाम है, इन्हें ध्यान से देखना आवश्यक है और एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते भी हैं। लाहौर का इक्तादार मलिक कबीर इख्तियारुद्दीन एतगीन को भटिंडा का इक्तादार बनाया गया। ये भटिंडा का इक्तादार बना। जमालुद्दीन याकूत को रजिया ने अमीर आखूर की उपाधि से सम्मानित किया या नियुक्त किया। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। जो कथन सही है उसका आपको चुनाव करना है। विकल्प आपके सामने है, केवल पहला, दूसरा, तीसरा, केवल दूसरा या फिर सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी अर्थात केवल दूसरा। केवल दूसरा वाला जो है वही ठीक है। इसमें दूसरा मतलब लाहौर का इक्तादार मलिक कबीर इख्तियारुद्दीन एतगीन को, इन्हें भटिंडा का इक्तादार बनाया गया। ये वाला और ये वाला, ये जो कथन है ये ठीक है, बाकी सब जो है वो ठीक नहीं है। व्याख्या देखिए। लाहौर का इक्तादार मलिक इजुद्दीन कबीर खां को बनाया गया और मलिक कबीर इख्तियारुद्दीन एतगीन को बदायूं का इक्तादार नियुक्त किया गया। अल्तुनिया को यहाँ पे पहले बरन का और इसके बाद भटिंडा का इक्तादार बनाया गया। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि ख्वाजा मुहाजबुद्दीन के वजीर मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को सेना प्रधान तथा इसकी मृत्यु के बाद मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायब लश्कर, यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन हसन गोरी है इसे नायब लश्कर नियुक्त किया गया। ये कुछ नियुक्तियां हैं अलग अलग पदों पे जो की गई थी। तो इस आधार पे केवल सी वाला सही होगा, मतलब दूसरा कथन यहाँ ठीक था और बाकी जितने कथन हैं वो सही नहीं है। सब में कुछ न कुछ कमियां हैं, पहले वाले में भी और तीसरे वाले में भी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84 को देखिए। रजिया के विरुद्ध विद्रोहों के संदर्भ में यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, उन पर विचार कीजिए। 4 कथन हैं। इसके कृपा पात्र एतगीन और अल्तुनिया ने इसके विरुद्ध षड्यंत्र किया था, जो कि इसके विश्वास पात्र थे, भरोसेमंद थे। अल्तुनिया ने रजिया को पराजित कर भटिंडा के किले में कैद कर लिया। अमीरों ने याकूत की हत्या कर दी। और चौथा कथन है कि अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। ये इल्तुतमिश का बेटा था। अब यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। विकल्प आपके सामने है, चारों विकल्प है, केवल पहला वाला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा या फिर सभी। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अर्थात सभी। जितने कथन दिए हुए सभी ठीक है, पहला वाला भी, दूसरा वाला भी और तीसरा, चौथा भी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85 को देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 आपको दिख रहे हैं। रजिया, अली मर्दन, इसके अलावा हेसामुद्दीन और गियासुद्दीन बलबन की बात की जा रही है। सूची 2 में उपाधियाँ दी हुई हैं। कौन सा जो शासक है वो किस उपाधि से संबंधित है, आपको उसको मिलान करना है। तो उलूग खां, अलाउद्दीन, उद्मत उल निस्बा और गयासुद्दीन आजम उपाधियाँ दी हुई हैं। उपाधियों को आप सुल्तान से मिलाइए और इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कोड दिए हुए हैं, पहले विकल्प देख लीजिए। चारों विकल्प आपके सामने हैं और ये जो सूची है वो दिख रही है। तो इसका सही उत्तर होगा ए अर्थात CBDA। पहले वाले का सी हो जाएगा, दूसरे वाले का डी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, पहले वाले का सी हो जाएगा, दूसरे वाले का बी हो जाएगा, तीसरे वाले का डी हो जाएगा और जो चौथा है उसका ए हो जाएगा। इस आधार पे हम इस सूची को मिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 86 की ओर। ये तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करनी थी। किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का गजनी के साथ संपर्क टूट गया था? तो ये बी वाला होगा, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच जो संघर्ष हुआ था। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। इस वजह से दिल्ली सल्तनत और गजनी के बीच का जो संपर्क था वो बीच में टूट गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 87 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइबे मुमलकत का नवीन पद रजिया ने बनाया था। यहाँ पे पर नहीं होगा, पद होगा, बहुत जगह मिसप्रिंट है। तो नाइबे मुमलकत का जो नया पद है, नवीन मतलब नया, उसे रजिया ने बनाया था। और पहला नाइबे मुमलकत ये बदरुद्दीन शंकर रूमी को मतलब इस तरह के पद से सम्मानित किया गया था। बदरुद्दीन रूमी ने इसे प्राप्त किया था। इसके बाद बहराम शाह के शासनकाल में मंगोलों ने आक्रमण किया था और बहराम शाह की मृत्यु 1242 ईस्वी में हो गई थी। बहराम शाह ये मर गया था 1242 ईस्वी में। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जो 4 कथन दिए हुए हैं कौन सा गलत है? विकल्प आपके सामने है, ABCD, चुनाव कीजिए और बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात पहला और दूसरा, जो कि यहाँ पर सही नहीं है। पहला वाला गलत है और दूसरा वाला गलत है। देख लीजिए कैसे, व्याख्या देखते हैं। बहराम शाह ने नाइब मुमलकत नाम का एक नया पद बनाया था। यहाँ पे रजिया सुल्ताना ने नहीं बनाया था, इसलिए वो पहला कथन गलत हो जाता है। बहराम शाह को इस शर्त पे गद्दी पर बैठाया गया था कि वह शासन का संपूर्ण अधिकार नाइब मुमलकत को सौंप देगा। मतलब वो कठपुतली शासक बन के शासन करेगा और उसके पीछे जो रस्सी है वो किसी दूसरे के हाथ में रहेगी और जिसके हाथ में रहेगी उसका नाम होता है नाइब मुमलकत। तथा एतगीन को नाइब स्वीकार कर ले, एतगीन को यहाँ पे नाइब नियुक्त कर ले। किंतु 2 माह में ही बहराम शाह ने एतगीन की हत्या कर सभी अधिकारों को अपने पास ले लिया। कोई भी राजा ये पसंद नहीं करेगा कि उसका नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में हो, और बहराम शाह ने भी यही किया। उसने एतगीन को मार डाला और उसका जितना भी अधिकार था, मतलब सारी जो पावर थी वो अपने पास रखी। इसके बाद बहराम शाह के शासनकाल में 1241 में तायर के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया था। तो मंगोलों के आक्रमण वाली जो बात है वो बिल्कुल ठीक है। बहराम शाह ने बदरुद्दीन रूमी को अपना अमीर हाजिब नियुक्त किया था। इन्हें अमीर हाजिब बनाया था, न कि नाइब मुमलकत। तो इस आधार पे इसमें पहला और दूसरा जो कथन है वो सही नहीं होता है, तीसरा और चौथा ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 88 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अतारकिन का दरवाजा गुजरात में है, ये पहला कथन है। 25 दिसंबर 1240 को डकैतों ने रजिया को मार डाला था। 25 दिसंबर 1240 को डकैतों ने, डाकुओं के दल ने रजिया को मार डाला था। बदायूं में जामा मस्जिद जो है इसका निर्माण बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इसका जो निर्माण करवाने वाला शासक था वो इल्तुतमिश था। अलाउद्दीन मसूद शाह ये इल्तुतमिश का पौत्र था। अब आप बताइए इन चारों कथनों में से कौन सा सही है? जो सही कथन हो उसका आपको चुनाव करना है। विकल्प आपके सामने है, केवल पहला वाला, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या फिर सभी, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दूसरा और चौथा। जो सही है उसका हमें चुनाव करना है। तो दूसरा वाला सही है और चौथा वाला सही है, पहला और तीसरा गलत है। कैसे गलत है आइए देख लेते हैं। अतारकिन का दरवाजा जोधपुर में स्थित है और यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दिया है कि ये गुजरात में है। तो जोधपुर और गुजरात दोनों दो चीज़ है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है।
और देखिए, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। निर्माण करवाने वाले शासक का भी नाम मायने रखता है। इसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर 1231 में सुल्तान गढ़ी नामक एक मकबरा बनवाया था। मकबरा जो है वो किसी की यादगार के तौर पे जो शव होते हैं, जहाँ दफनाए जाते हैं, उसी के ऊपर बनता है। जैसे ताजमहल एक मकबरा है, तो वैसे ही इसने भी अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पे सुल्तान गढ़ी नामक एक मकबरे का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन मसूद शाह ये इल्तुतमिश का पौत्र और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। ये इल्तुतमिश का पोता था। 1242 से लेके 1246 इसकी सन अवधि दी हुई है। तो इस आधार पे हमने दूसरे चौथे का चयन किया, जो कि ठीक है, और पहला और तीसरा ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 89 को देखिए। अलाउद्दीन मसूद शाह के संदर्भ में यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, इन पर विचार कीजिए। इसने नाइब का पद पुनः स्थापित किया। जो नाइब का पद था उसे फिर से ये स्थापित करता है। नाइब मलिक कुतुबुद्दीन हसन तुर्क सरदारों के दल का था। इसके शासन की वास्तविक सत्ता वजीर मुहाजिबुद्दीन के हाथों में थी। यहाँ पर 3 कथन हैं और ये अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में कहे गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। जो 3 कथन है इसमें से गलत कौन सा है, इसका चयन आपको करना है। विकल्प आपके सामने है। सभी जो है वो सही नहीं है, या फिर इसमें से कुछ ही जो है वो ठीक नहीं है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्थात केवल दूसरा। नाइब मलिक कुतुबुद्दीन हसन तुर्क सरदारों के दल का था। ये वाला जो कथन है ये ठीक नहीं है। इसे यहाँ पर ठीक नहीं कहा जा सकता। कैसे? व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह ने नाइब का पद पुनः स्थापित किया था और इस पद पर मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नियुक्त किया, जो गोर से भागकर आया था और एक शरणार्थी था। परंतु यह तुर्क सरदारों के दल का नहीं था। वहाँ लिखा है कि तुर्क सरदारों के दल का था, तो ये उस दल का नहीं था। और इसके अतिरिक्त अन्य पदों पर तुर्की सरदारों का बहुमत था। बाकी जो पद थे वहाँ पे तुर्की सरदार होते थे, लेकिन ये वाला पद जो था इससे मुक्त था। तो इस आधार पे हमने बी का चयन किया इस प्रश्न में। और आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर के जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। नासिरुद्दीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शमशी वंश का अंतिम शासक था, इसके बारे में कहा गया है। और 27 मई 1246 में हरे राजमहल कैसे संज में यह सिंहासनारूढ़ हुआ, मतलब सिंहासन पर बैठा। यह कुरान की नकल करता था और उसी से भरण पोषण करता था। इसने अपने शासन की बागडोर बलबन के हाथों में दे रखी थी। ये कुछ कथन है नासिरुद्दीन के बारे में। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। केवल 1, 2 और 3, 3 और 4, या फिर सभी। विचार करके बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात इसमें जितने भी कथन हैं वो सभी सही हैं। सभी कथन यहाँ पर सही है। वह कुरान की नकल करता था और उसी से पालन पोषण करता था। राजकोष से यह धन नहीं लेता था। व्याख्या देख लीजिए। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन 1246 से 1265 इसका शासन अवधि है इससे कर दिया था। इस समय बलबन को नाइब का पद देकर कानूनी रूप से शासन का संपूर्ण अधिकार उसे ही सौंप दिया गया था। मतलब बलबन ने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ किया था और ये बलबन का दामाद था, अगर रिश्ते के लिहाज से देखा जाए तो। और ये नाम मात्र का राजा था, जो वास्तविक नियंत्रण था वो बलबन के ही हाथ में था। और इसके लिए जो नाइब वाला पद आपने पीछे देख रखा है वही हथकंडा बना, मतलब वही मूल हथियार था। तो इस आधार पे हमने डी का चयन किया। इसमें जितने भी कथन दिए हैं वो सभी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 91 की ओर। 91 को देखिए। बलबन की उपाधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उल्गू खां की उपाधि नासिरुद्दीन ने इसे प्रदान की थी। जिल्ले इलाह की उपाधि इसने स्वयं धारण की थी। जिल्ले इलाही, ये जिल्ली नहीं होगा, जिल्ले होगा। इसके बाद गयासुद्दीन की उपाधि राज्यारोहण के बाद धारण की थी। ये बलबन की अलग अलग जो पदवियां हैं उसी का नाम दिया हुआ है। कब कौन सी पदवी या कौन सी उपाधि ये धारण करता है ये यहाँ पर बताया गया है। हमें ये चुनना है कि इसमें से कौन सा सही है, मतलब कौन कथन ठीक है उसका आपको चुनाव करना है। विकल्प आपके सामने है A, B, C और D, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा D, अर्थात सभी। इसमें जितने कथन हैं सभी ठीक है। यहाँ जितनी बातें कही जा रही हैं वो सभी सही है। बलबन की उपाधियों के बारे में यहाँ चर्चा की गई। प्रश्न संख्या 92 की ओर बढ़ते हैं। इसका डी वाला विकल्प सही था। बलबन ने सैनिक सुधार में किन उपायों को सम्मिलित किया? जो सैन्य सुधार था उसमें बलबन का नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। तो कौन कौन सी चीज़ें उसने शामिल की थी उसके आधार पर यहाँ प्रश्न बना है। पहला जो कथन है वो कहता है कि योग्य तथा सक्षम व्यक्तियों को सेना में भर्ती कराया जाता था।
बलबन के द्वारा जो सेना का निर्माण किया गया उसमें योग्य और सक्षम सैनिकों को भर्ती किया जाता था। सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। मृत सैनिकों की विधवाओं और उनकी संतानों के लिए आर्थिक सहायता निश्चित की गई थी और सेना का केंद्रीकरण किया गया। सेना बिखरी नहीं रही, उसे सेंट्रलाइज किया गया। तो अब आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए, योग्य तथा सक्षम व्यक्तियों को तो इस सेना में भर्ती किया ही जाएगा। जो असमर्थ होंगे या कमजोर होंगे वो सेना में कैसे जा सकते हैं। सेना एक बहादुरी वाला क्षेत्र होता है, वहां पर शारीरिक बल की आवश्यकता होती है। दिमागी कौशल और शारीरिक बल दोनों ही चाहिए होता है। उसमें भी जो शारीरिक क्षमता है वो ज़्यादा मायने रखती है। तो ऐसी स्थिति में किसी अयोग्य व्यक्ति को वहाँ कैसे रख सकते हैं। तो पहला वाला कथन तो वैसे ही ठीक दिखाई देता है। बाकी तीनों पर विचार कीजिए और इसका डी होगा। डी अर्थात सभी। यहाँ जितने भी उपाय हैं वो सभी बलबन के द्वारा किए गए थे सैनिक सुधार के लिए, मतलब सेना में सुधार लाने के लिए। पहली चीज़ तो योग्य और सक्षम व्यक्तियों को सेना में भर्ती किया गया था। सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था की गई थी और जो सैनिक मर जाते थे, वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, उनकी जो विधवा पत्नियां होती थी और उनके जो बच्चे होते थे, उनके पालन पोषण और भरण पोषण का दायित्व ये राज्य का होता था, मतलब सरकार करती थी। और इसके अलावा जो सेना का केंद्रीकरण है ये भी यहाँ पर किया गया। सैनिक बिखरे हुए नहीं रहते थे, सेना टुकड़ियों में नहीं रहती थी, वो एक केंद्रित अवस्था में रहती थी। तो ये कुछ अच्छी बातें थी, इससे सैन्य बल मजबूत होता है और इस आधार पर हमने डी का चयन किया। तो 92 नंबर के जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 93 को देखते हैं। 93, बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ये इसका वास्तविक नाम था। यह अफरासियाब का वंशज था। यह जो था ये अफरासियाब का वंशज था। इसने 1228 में जमालुद्दीन बसरी से रजिया, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसे 1228 में जमालुद्दीन बसरी से रजिया ने खरीदा था। इसको खरीदने वाली जो सुल्तान थी वो रजिया थी। रजिया के शासनकाल में यह अमीर शिकार के पद पर नियुक्त था। ये 4 कथन है, आपको बताना है कि ये बलबन के बारे में कहे गए हैं, इसमें से कौन सा गलत है। जो सही ना हो उसका आपको चुनाव करना है। विकल्प आपके सामने है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी अर्थात केवल तीसरा। जो तीसरा है वो ठीक नहीं है और जो ठीक ना हो उसी का आपको चुनाव करना है। व्याख्या देख लीजिए। जमालुद्दीन बसरी ने बलबन को अन्य तुर्क दासों के साथ, जो और तुर्क दास थे उन्हीं के साथ दिल्ली पहुंचाया था या दिल्ली लेकर आया था। तो इसे लाने वाला व्यक्ति कौन था? जमालुद्दीन बसरी था। मतलब बलबन के साथ और भी जो गुलाम थे वो भी आए थे, इन सबको दिल्ली लाया गया था, जहां इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर विजय के बाद इसे खरीदा था। शीघ्र ही इल्तुतमिश ने इसे चालीसा दल में शामिल किया इसकी योग्यता को देखकर। और यह अफरासियाब का वंशज था। इसने द्वितीय इल्बारी वंश की स्थापना की। यह दूसरे नंबर के इल्बारी वंश का संस्थापक था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 95 को। ये वाला जो प्रश्न था इसमें इसी आधार पर व्याख्या की गई है, मतलब इसे इल्तुतमिश खरीदता है, न कि रजिया सुल्ताना। तो यहाँ जो कथन गलत हुआ है वो रजिया की वजह से गलत हुआ है, वहाँ रजिया का नाम नहीं होगा बल्कि इल्तुतमिश का नाम होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 94, माफ कीजिएगा प्रश्न संख्या 95, ये 93 नंबर का प्रश्न है और इसके आधार पे अगला नंबर 94 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर छपा हुआ है 95, आप इसे 94 ही मानिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया है और फिर सुल्तान बन गया। ये कथन है। यह कथन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से संबंधित है। इस कथन का संबंध जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से है। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, ये कथन है। और दिल्ली सल्तनत के वंशों में खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक शासन किया। हर वंश का एक शासनकाल था, उस शासनकाल के बारे में आपने पिछले वीडियो में देखा है। तो आपको यहाँ यही बताना है कि खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक शासन किया था अथवा नहीं। इसके बाद एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण में छत्र से सुरक्षित होना चाहिए। यह कथन बलबन का है। यहाँ पर कुछ वाक्य और कथन दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। कोई कथन जो है इसमें से एक या एक से ज़्यादा वो सही नहीं हो सकता है, और जो सही नहीं है उसी का हमें चयन करना है। बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ए अर्थात केवल पहला वाला। पहला वाला मतलब इस कथन की बात की जा रही है, एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया है और फिर सुल्तान बन गया।
यह कथन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से संबंधित है। ये कथन गलत है। अब गलत कैसे है, व्याख्या देखिए। यह जो कथन है यह बलबन से संबंधित है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। ये कथन क्या था, एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, यानी लगातार उसमें तरक्की होती रही। तो ये कथन बलबन के बारे में कहा गया है। इस आधार पे हमने ए का चयन किया और बाकी जितने हैं वो सभी सही हैं। दूसरा बिल्कुल ठीक है, तीसरा भी सही है और चौथा भी ठीक है। प्रश्न संख्या 95 को देखते हैं, जो कि यहाँ प्रिंटेड तौर पे 96 है। ये बहुत सिंपल है। किस वंश के शासकों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा आरंभ की? भारतीय जो जनता थी उसे उच्च पद पे नियुक्त करने की जो परंपरा है वो किस वंश के द्वारा आरंभ की गई थी? ये खिलजी वंश था, आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 97 को देखिए, मतलब 96। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजत्व सिद्धांत की स्थापना दिल्ली में सर्वप्रथम बलबन ने की थी। राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार, मतलब सारांश, फारसी राजत्व से लिया गया है। ये जो प्रेरणा है ये कहाँ से ली गई है? ये फारसी से ली गई है, मतलब फारसी राजत्व के सिद्धांत से ली गई है। ये दो कथन हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। जो सही है उसी के आधार पे आपको उत्तर का चुनाव करना है। ए, बी, सी और डी, ये चारों विकल्प आपको दिख रहे हैं। इनमें से कोई भी सही नहीं हो सकता है, या फिर दोनों सही हो सकते हैं, या कोई एक भी हो सकता है। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मतलब दोनों ही। यहाँ जो दोनों कथन है वो ठीक है। दोनों ही कथन यहाँ राजत्व सिद्धांत के बारे में जो कहे गए हैं वो सही है। व्याख्या देख लीजिए। बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व सिद्धांत की स्थापना की तथा राजत्व अपने इन विचारों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। मतलब राजत्व संबंधी जो इसके विचार थे उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसके राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार ये फारसी राजत्व, जो कि ईरान के सासानी शासकों के द्वारा चलाया गया था, उससे लिया गया है। मतलब दोनों ही कथन यहाँ ठीक है। इन दोनों कथनों को देख लीजिए। इस सिद्धांत की स्थापना करने वाला सबसे पहला जो शासक था वो बलबन था। प्रश्न संख्या 98, या ये कह लीजिए कि 97। खिलजी वंश के शासकों का सही कालानुक्रम यहाँ बताना है। तो इसका कालानुक्रम अगर आप व्यवस्थित तरीके से सनावधि जानते होंगे तो आप बता लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना भी नहीं था। तो इसका दूसरा वाला हो जाएगा, ये दूसरा वाला होगा। सही कालानुक्रम मतलब एक क्रम से इन्हें व्यवस्थित करना है। पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ उत्तराधिकारी के तौर पे, फिर कौन सुल्तान बना, इस क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला जलालुद्दीन और सबसे अंतिम नासिर शाह, इसके बाद खुसरो शाह। खिलजी वंश, यहाँ व्याख्या आप देख लीजिए। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 के 4 शासकों ने 30 वर्षों तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के वंशों में खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय अवधि तक शासन किया है। मतलब इनका शासनकाल सबसे छोटा था, केवल 30 साल। तो इस आधार पे यहाँ क्रम दिया हुआ है, इस क्रम को देख लीजिए। प्रश्न संख्या अगले की ओर बढ़ते हैं, मतलब 99, या ये कह लीजिए कि 98। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन की नियुक्त प्रमुख व्यक्तियों का यहाँ पे सही मिलान करना है आपको। मतलब व्यक्ति का नाम दिया है और पद का नाम दिया है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में जो नियुक्तियाँ हुई थी, जिन व्यक्तियों की जिन पदों पर नियुक्तियाँ हुई थी उनका आपस में मिलान करना है। तो मलिक छज्जू है, फखरुद्दीन है, ख्वाजा खतीर है और अहमद चाप है। इनके लिए पद दिया हुआ है दिल्ली का कोतवाल, कड़े मानिकपुर का सूबेदार, अमीर हाजिब और वजीर। तो 4 पद दिए हैं, 4 व्यक्ति हैं। आप बताइए इसका मिलान क्या होगा। इसमें विकल्प आपके सामने है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी अर्थात BADC। मतलब पहले वाले का B हो जाएगा, दूसरे वाले का A हो जाएगा, तीसरे वाले का D हो जाएगा और चौथे वाले का C हो जाएगा। इस आधार पे हम इसे मिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 100। खिलजी अफगानी थे। यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, उन पे आपको विचार करके जो सही है उस पर टिक लगाना है, उसका चयन करना है। तो खिलजी अफगानी थे। वह चींटी को भी नुकसान पहुंचाने की नीति में विश्वास नहीं करता था। यह कथन बलबन से संबंधित है। मतलब वह काफ़ी अहिंसावादी था, ऐसा कहा गया है। और जलालुद्दीन के पूर्वज बलबन के शासनकाल में भारत आए थे। आप बताइए इन तीनों में से कौन सा सही है। तो तीनों ही कथन गलत है, यहाँ पर कोई भी कथन ठीक नहीं है, सब में कुछ न कुछ कमियां हैं। इस आधार पे हम डी का चयन करते हैं। तीनों कथन खराब है, मतलब इसमें गलतियां हैं। कैसे गलतियां हैं, जरा व्याख्या देखिए। खिलजी वंश के शासकों को सर्वमान्य रूप से स्वीकृति नहीं मिली थी क्योंकि तुर्की अमीर इन्हें निम्न समझते थे, मतलब नीचे दर्जे का समझते थे।
वे खिलजियों को अफगान समझते थे, किंतु खिलजी तुर्की थे। तो यहाँ जो बात कही गई है कि खिलजी अफगानी थे, तो ऐसा नहीं था, इन्हें समझा जाता था कि ये अफगानी हैं, लेकिन ये तुर्की थे असल में। और देखिए, वह चींटी को भी नुकसान पहुंचाने की नीति में विश्वास नहीं करता था। यह कथन बर्नी ने जलालुद्दीन फिरोज के संदर्भ में कहा है। तो ये फिरोज के बारे में कहा गया है, न कि बलबन के बारे में। और जलालुद्दीन के पूर्वज इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे। ये जो शासनकाल था ये बलबन का नहीं था, बल्कि इल्तुतमिश का था। तो इस आधार पर तीनों ही कथन यहाँ गलत हो जाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 101 को देखते हैं, जो कि कायदे से 100 है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राजनीतिक उत्कर्ष बलबन के समय में प्रारंभ हुआ। यह राजनीतिक रूप से उभरना कब शुरू हुआ? तो ऐसा कहा है कि ये बलबन के समय में हुआ। इसने राज्यारोहण दिल्ली में करवाया था। मतलब इसका जो राज्यारोहण था, अर्थात ये राजगद्दी पर आसीन हुआ दिल्ली में 1292 ईस्वी में। इसकी जो सन अवधि है उसको भी ध्यान दीजिएगा। यह 70 वर्ष की आयु में सुल्तान बना। 70 साल की अवस्था में इसे सुल्तान के पद की प्राप्ति हुई। इसने चोरों और ठगों के प्रति उदार नीति अपनाई थी। आपको ये बताना है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है? सभी सही है या फिर कुछ ही सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा इसमें ठीक है, मतलब तीसरा और चौथा। यह एक चींटी को भी नुकसान पहुंचाने में विश्वास नहीं करता था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। पीछे आप देख चुके हैं। इसी वजह से चोरों और ठगों के प्रति भी इसने उदार नीति अपनाई थी, जबकि बलबन ने बहुत कठोर नीतियां अपनाई थी। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा आप देख रहे हैं, ये सही है। पहला और दूसरा गलत है। पहला दूसरा गलत कैसे है? व्याख्या देखिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राजनीतिक इतिहास या राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद के समय में प्रारंभ होता है। ये जो उत्कर्ष की प्रारंभिक अवस्था है, ये कैकुबाद के समय में शुरू होती है। कैकुबाद के समय में वह समाना का सूबेदार तथा सर ए जहांदार यानी शाही अंगरक्षक के पद पर नियुक्त हुआ। इसे शाही अंगरक्षक बनाया गया, जो कि एक ऊंचा पद होता था। निजामुद्दीन के वध के बाद कैकुबाद ने जलालुद्दीन को समाना बुलाकर बरन का सूबेदार और आरिजे मुमालिक ये पद होता था, ये सेना के मंत्री का पद होता था, इस पद पर नियुक्त किया। शाइस्ता खां की उपाधि से इसे नवाजा, इसे शाइस्ता खां की उपाधि से सम्मानित किया। तो इस तरह की कुछ उपाधियां इसे प्राप्त हुई। मतलब राजनीतिक उत्कर्ष इसका कैकुबाद के समय में प्रारंभ होता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्यारोहण 13 जून 1290 ईस्वी को कैकुबाद द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलोखरी के महल में। यहाँ देख लीजिए, राज्यारोहण 13 जून 1290 में होता है। और कहाँ पर होता है? तो कैकुबाद के द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी के महल में होता है। और 1 वर्ष बाद दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन व अन्य व्यक्तियों के आमंत्रण पर यह दिल्ली पहुंचता है। और दिल्ली पहुंचकर यह बलबन के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है और उसके सिंहासन पर बैठने से इनकार कर देता है। ये यहाँ पर बड़ी बात है। मतलब ये बलबन के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता है। तो यहाँ कुल चीज़ें जो दी हुई हैं उसके आधार पे हम यहाँ चयन करते हैं सी वाले कथन का, मतलब सी वाले विकल्प का, जिसमें तीसरे और चौथे कथन को ठीक बताया गया है। पहला दूसरा यहाँ गलत है। राज्यारोहण की जो बात कही गई है 1292 में, वो दिल्ली में नहीं हुआ था। और इसके अलावा राजनीतिक उत्कर्ष इसका बलबन के समय में नहीं बल्कि कैकुबाद के समय में प्रारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 102 की ओर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1290 में इसके खिलाफ मलिक छज्जू ने विरोध किया था, मतलब विद्रोह किया था, बगावत की थी। और यह पहला शासक था जिसने अपने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये उदारवादी था, ये हम देख ही चुके हैं। तो इसने अपने विरोधियों को संतुष्ट करने की कोशिश की। इसके काल में अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1292 में मंगोलों ने आक्रमण किया था, ये एक कथन है। और इसने 1290 में रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था। ये कुछ 4 कथन दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। जो गलत है उसका चुनाव आपको करना है। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात केवल चौथा वाला। जो सही ना हो उसका आपको चयन करना था। तो जो चौथा है वो ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है, आइए देख लेते हैं। 1290 में कड़े मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने, मलिक छज्जू कौन था? ये कड़े मानिकपुर का सूबेदार था। इसने इसके खिलाफ विद्रोह किया था और पराजित हो गया, मतलब हार गया। जलालुद्दीन ने इसे क्षमा दान कर मुल्तान भेज दिया, मतलब माफ कर दिया। बड़ी बात थी उस समय माफी भी। तो इसने माफ करके इसे मुल्तान भेज दिया।
इसी के काल में अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1292 में मंगोलों ने आक्रमण किया था और मंगोल पराजित हुए और दोनों ने मैत्रीपूर्ण संधि कर ली। ये एक अच्छी बात है। इसने 1290 में रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए सेना के साथ कूच किया था। उस समय वहां का शासक हम्मीर देव था। जलालुद्दीन ने रणथंभौर के दुर्ग की सुदृढ़ स्थिति देखकर उसे जीतने की इच्छा छोड़ दी और दिल्ली वापस आ गया। ये देखिए, रणथंभौर पर उसने अपना अधिकार नहीं किया था, दुर्ग देखकर ही ये लौट आया कि यहाँ जीतना बड़ा मुश्किल है, यहाँ से चलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी, थोड़ा अजूबा था ये, मतलब अन्य शासकों की तुलना में थोड़ा अलग था। तो इस आधार पे इसका जो अंतिम कथन है वो गलत हो जाता है और जो गलत हो उसी का हमें चुनाव करना था, इसलिए हमने जो सी वाला विकल्प है उसको चुना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 103 को देखिए। सीदी मौला के संदर्भ में यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, उन पर विचार करना है। यह ईरान से आया एक संत था। यह जो सीदी मौला नाम दिया हुआ है, यह ईरान से आए हुए एक संत थे। यह इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली में बस गए। यह एक विशालकाय खानकाह चलाते थे। इनके द्वारा एक विशाल खानकाह चलाई जाती थी। जलालुद्दीन ने इनको हाथी से कुचलवाकर मरवा दिया था। ये 4 कथन है। अब आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। जो सही ना हो उसका आपको चयन करना है। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात केवल 2। जो दूसरा वाला है वो यहाँ पर सही नहीं है, ये वाला। इल्तुतमिश के शासनकाल में यह दिल्ली में बस गया था, ये वाला कथन ठीक नहीं है सीदी मौला के बारे में। जरा व्याख्या देख लेते हैं। सीदी मौला बलबन के शासनकाल में दिल्ली में बस गया था, न कि इल्तुतमिश के शासनकाल में। यह एक संत था। वह अजोधन के शेख फरीदुद्दीन गंज शकर का अनुयायी था। यह एक विशालकाय खानकाह चलाता था जिसमें प्रतिदिन हजारों भूखे लोग खाना खाते थे। जैसे लंगर होता है वैसे ही भूखे लोगों को ये भोजन करवाते थे। सीदी मौला पर यह आरोप लगाया गया कि 2 हिंदू अधिकारियों, यहाँ पे हथिया पायक और निरंजन, 2 व्यक्तियों का नाम यहाँ दिया हुआ है। इन्होंने सीदी मौला को सुल्तान बनाने के लिए, जो वास्तविक सुल्तान है, मतलब वर्तमान में जो सुल्तान है, उनकी हत्या करने का षड्यंत्र रचा है। और इसमें जो ये संत है सीदी मौला, इनकी भी शह है, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगा था। तो इस मामले में बाकी सब बातें ठीक है, लेकिन इसमें जो दूसरा वाला कथन है वो ठीक नहीं है। दूसरा वाला कथन जो है उसमें कहा गया है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, जबकि ये बलबन के शासनकाल में दिल्ली आया था। तो 103 नंबर के हमने प्रश्न को देखा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 104 की ओर। खिलजी वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफगानी नवीन मुसलमान कहलाते थे। अफगानी जो थे वो नवीन मुसलमान कहलाते थे। वह एक मुसलमान के एक बाल को भी ऐसे 10 किलो की तुलना में अधिक महत्व देता है। वह एक मुसलमान के एक बाल को भी, मतलब एक सिर के बाल को भी ऐसे 10 किलो की तुलना में अधिक महत्व देता है। यह अलाउद्दीन के द्वारा कहा गया था। 1292 में भिलसा पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया और विजयी हुआ। 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने मंदौर को, इसे आप देख लीजिए, जीत कर दिल्ली में मिला लिया था। ये कुछ 4 कथन दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। जो सही ना हो उसका आपको चयन करना है। बताइए, केवल दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी अर्थात पहला और दूसरा। अफगानी नवीन मुसलमान कहलाते थे। और दूसरा वाला है कि वह एक मुसलमान के एक बाल को भी 10 किलो की तुलना में अधिक महत्व देता था। ये जो 2 वाक्य दिए हुए हैं ये ठीक नहीं है। व्याख्या देखते हैं। मंगोल शासक हलाकू का पौत्र यानी पोता उल्गू, यह पुनः आक्रमण करने आया, किंतु उसने अपने 4000 समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और भारत में ही रहने का निर्णय लिया। इसके जो अनुयायी थे और यह खुद, इसने इस्लाम को स्वीकार कर लिया और यह भारत में ही रहना स्वीकार करता है। जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह उल्गू के साथ कर दिया। यही मंगोल बाद में नवीन मुसलमान कहलाए। तो यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ दिया है कि अफगानी नवीन मुसलमान कहलाए। तो इस आधार पे ये कथन गलत हो जाता है। ये मंगोलों के बारे में सत्य होता है। वह एक मुसलमान के एक बाल को भी ऐसे 10 किलो की तुलना में अधिक महत्व देता है। ये जलालुद्दीन ने रणथंभौर के दुर्ग को कहा था, मतलब उसके दुर्ग के बारे में कहा था। तो यहाँ दोनों ही वाक्य जो है ये सही नहीं थे। इस आधार पे हमने बी का चयन किया। जो असत्य हो उसी की पहचान करनी थी, तो पहला और दूसरा, मतलब बी वाला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न के कथनों को देख लीजिए। 105वें नंबर पर,
अलाउद्दीन के देवगिरी अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिए हैं और नीचे विकल्प दिया हुआ है। देवगिरी अभियान की अनुमति जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी। इसने 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया था। देवगिरी का शासक शंकर देव था, वहाँ का राजा जो था वो शंकर देव था, और अलाउद्दीन ने शासन विस्तार के उद्देश्य से देवगिरी पर आक्रमण किया था अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। जो 4 कथन है कौन कौन सा इसमें से ठीक है बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, मतलब केवल दूसरा। केवल दूसरा, इसने 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया था। बाकी जो कथन है वो ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए सुल्तान जलालुद्दीन से यहाँ पे मदद मांगता है, किंतु वह बिना सुल्तान की आज्ञा से, मतलब सुल्तान की आज्ञा लिए बिना ही अलाउल मुल्क को कड़ा में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है। और चंदेरी और भिलसा होते हुए, ये कुछ स्थान है, यहाँ से होते हुए देवगिरी पहुँचता है। लेकिन सेना जब वहाँ की देखता है तो इसके पसीने छूट जाते हैं और वहाँ का शासक, यहाँ पे आप देख लीजिए सेना जो उसकी थी काफ़ी बड़ी थी, और इसे देखकर वहाँ के शासक रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर संधि कर ली। मतलब वहाँ के राजा ने इससे भिड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि इसकी सेना काफ़ी बड़ी थी और वहाँ के राजा की सेना इसकी तुलना में कमज़ोर थी, तो इन्होंने आत्मसमर्पण और संधि कर ली। किंतु उसके पुत्र शंकर देव ने संधि के खिलाफ जाकर अलाउद्दीन पर आक्रमण कर दिया और इसमें वह हार गया, मतलब पराजित हुआ। तो राजा ने तो संधि कर ली, लेकिन जो उसका बेटा था वह जोश में आ गया और वह लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन परिणाम वही होता है, इनका जो सैन्य बल रहता है वो कमज़ोर रहता है और ये अलाउद्दीन से हार जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण करने का उद्देश्य वहाँ से धन लूटना था। वहाँ पर शासन का विस्तार करना इसका कोई उद्देश्य नहीं था, और वहाँ से इसे अकूत संपत्ति प्राप्त होती है, मतलब बहुत ढेर सारा पैसा रुपया धन संपदा प्राप्त होती है। तो इस आधार पर हमने बी का चयन किया। यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं उसमें से जो सही है उसका हमें चुनाव करना था, और बी वाले के आधार पर केवल दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 106 को देखिए। दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक बलबन था। जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। कुतुबुद्दीन अलवी अमीर खुसरो को जलालुद्दीन खिलजी ने संरक्षण दिया था। तारीख फिरोज शाही जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल की विस्तृत जानकारी देने वाला एकमात्र प्रारंभिक या प्रामाणिक ग्रंथ है। ये कुछ 4 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। जो सही ना हो उसका आपको चुनाव करना है। विकल्प आपके सामने है, केवल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर सभी, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात केवल पहला वाला। कैसे? देखिए, दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक ये अलाउद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन की हत्या 20 जुलाई 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, और तारीख फिरोज शाही ये जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल की विस्तृत जानकारी देने वाला एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसकी रचना बर्नी ने की थी। तो बाकी सब ठीक है, लेकिन वो जो पहला कथन था वो ठीक नहीं है, और जो ठीक ना हो उसी का हमें चुनाव करना था। दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था, न कि बलबन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 107 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अलाउद्दीन ने धारण की थी? अबुल मुजफ्फर, सुल्तान अल दुनिया व दीन, मोहम्मद शाह खिलजी, ये लंबी सी उपाधि है। इसके बाद यामनी उल खिलाफत, नासिरी अमीर मुमनिन या खलीफा का नाइब इसे कहा जाता था, ये वाली उपाधि। इसके अलावा सुल्तान की उपाधि और द्वितीय सिकंदर की उपाधि। आप बताइए इसमें से कौन कौन सी उपाधि अलाउद्दीन के द्वारा धारण की गई थी? विकल्प आपके सामने है। देखिए, इस प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 विकल्प एक जैसे हैं, बी वाला और डी वाला। डी वाले में कहा है कि सभी, और बी वाले में कहा है कि 1, 2, 3, 4, इसमें 4 ही कथन है। तो ये दोनों एक ही जैसे विकल्प है, इसमें बी वाला सही होगा, या डी मान सकते हैं आप। सभी जो है वो ठीक है। अलाउद्दीन ने इन सभी उपाधियों को धारण किया था। यहाँ नीचे आप व्याख्या देख लीजिए। अलाउद्दीन ने अबुल मुजफ्फर, सुल्तान अल दुनिया व दीन, मोहम्मद शाह खिलजी, इसके अलावा यामनी उल खिलाफत, नासिरी अमीर मुमनिन यानी खलीफा का नाइब, ये वाली उपाधि, द्वितीय सिकंदर की उपाधि, सिकंदर ए सानी, इसके अलावा खजाइन उल फतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, ये तो उसने खुद ही धारण की थी। इसके अलावा अमीर खुसरो ने इसे क्या कहा है? तो विश्व का सुल्तान कहा है, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कहा है, युग का विजेता कहा है और जनता का चरवाहा कहा है। ये अमीर खुसरो के द्वारा कुछ पदवियां इसे दी गई थी।
तो कुछ तो इसने खुद ही धारण की है, जो बड़ी बड़ी खतरनाक टाइप की है वो इसने खुद ही धारण की है, और जो बची हुई है वो अमीर खुसरो ने इसे दे दी है। तो इस तरह की उपाधियां इसे प्राप्त होती हैं और इस आधार पर हम बी का चयन करते हैं। इसमें जितनी भी उपाधियां हैं वो सभी ठीक हैं, ये सभी अलाउद्दीन से मैच करती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 108 को देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र था। इसका मूल नाम सलीम था। 19 जुलाई 1296 ईस्वी को इसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। इसके पुत्र का नाम अलमास बेग था। आप बताइए इसमें से कौन सा सही है? जो कथन सही है उसका आपको चुनाव करना है। 108वें नंबर का ये प्रश्न है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात तीसरा और चौथा। इसमें तीसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन पहला और दूसरा गलत है। पहला दूसरा गलत क्यों है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी के भाई शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी का पुत्र था, यानी उसका भतीजा था। शिहाबुद्दीन बलबन की सेना में एक सैनिक पदाधिकारी था, किंतु शिहाबुद्दीन की मृत्यु हो जाने के कारण उसके चाचा जलालुद्दीन ने ही इसकी परवरिश की थी, मतलब अलाउद्दीन की परवरिश की थी, इसे पाला पोसा था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरशास्प था। इसका जो मुख्य नाम था वो अली गुरशास्प था। अलाउद्दीन का पुत्र अलमास बेग के नाम से जाना जाता है और इसकी उपाधि उलूग खां की थी। तो इसमें पुत्र का नाम ठीक दिया है और बाकी जो पहला दूसरा कथन है वो ठीक नहीं है। तो आगे देखते हैं, इसका तीसरा और चौथा विकल्प सही हो जाता है, मतलब सी वाले का हमने चयन किया। तीसरे और चौथे कथन बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहला दूसरा गलत है। और क्यों गलत है ऐसा आपने व्याख्या में देख ही लिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109 को देखिए। तुगलक वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संस्थापक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक इस वंश का संस्थापक था। यह दिल्ली सल्तनत काल का सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश था। तुगलक वंश के बारे में कहा जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इस वंश में कुल 12 शासक हुए, यानी 12 सुल्तान हुए या सम्राट हुए। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। सभी सही है, केवल तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या फिर सिर्फ पहला सही है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सिर्फ पहला। सिर्फ पहला वाला जो है वो ठीक है और सही जो है उसी का हमें चयन करना था। दूसरा तीसरा इसमें गलत है। कैसे गलत है, आइए देख लेते हैं। तुगलक वंश में कुल 8 शासक हुए और वहां 12 दे रखा है। इन शासकों ने 1320 से लेकर 1414, मतलब लगभग 94 साल तक शासन किया। मतलब सबसे ज्यादा समय तक अगर शासन करने की बात की जाए तो इन्होंने ही किया। दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है, खिलजी है। यहाँ तुगलक दे रखा है इसलिए गलत हो जाता है। सिर्फ पहला वाला सही है, पहला कथन इसमें ठीक है, दूसरा तीसरा गलत है। इस आधार पे हमने ए वाले विकल्प का चयन किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110 को देखिए, जो कि कायदे से 109 है। तुगलकों की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुगलक सुल्तान का व्यक्तिगत नाम न होकर जातीय था। तुगलक जो था यह सुल्तान का अपना निजी नाम नहीं था, बल्कि जातीय नाम था, जाति का नाम था। तुगलक तुर्किस्तान और सिंध के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में बसने वाले करौना के वंशज हैं, मतलब करौना वंश के हैं। मार्को पोलो ने इन्हें मिश्रित जाति का माना है, ये मिक्स ब्रीड है, ऐसा मार्को पोलो ने माना है। तारीख रशीदी में तुगलकों को चगताई मंगोल कहा गया है। ये ग्रंथ है, इसमें तुगलकों को चगताई मंगोल करके संबोधित किया गया है। ये 4 कथन है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। जो कथन सही है उसके आधार पे आपको विकल्प का चुनाव करना है। सभी सही है, तीसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, या फिर सिर्फ पहला और दूसरा सही है। देख लीजिए इन कथनों को। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी अर्थात दूसरा तीसरा और चौथा। दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। पहला वाला कथन क्या है, तुगलक सुल्तान का व्यक्तिगत नाम न होकर जातीय था। ये वाला कथन सही नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुगलक सुल्तान का व्यक्तिगत नाम था, जातीय नहीं था। और उसमें क्या दे रखा है कि व्यक्तिगत नहीं था, जातीय था, उल्टा दिया हुआ है। इब्न बतूता तुगलकों को तुर्किस्तान और सिंध के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में बसने वाले करौना वंश का माना है। मार्को पोलो ने इन्हें मिश्रित जाति का माना है, ये भी बात ठीक है, जिसमें पिता तातार थे और माताएं भारतीय थी। मिर्जा हैदर ने तारीख रशीदी में, ये जो तारीख रशीदी नाम का ग्रंथ है ये मिर्जा हैदर के द्वारा लिखा गया है। तो
तो इसमें तुगलकों को चगताई मंगोल कहा है। तो ये वाले कथन जो है बिल्कुल ठीक है, सिर्फ पहला वाला गलत है कि तुगलक जो है ये सुल्तान का व्यक्तिगत मतलब नाम हुआ करता था या पदवी होती थी, ये जातीय नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 111 को देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, 4 कथन हैं। इसने उलूग खां की उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने उलूग खां की उपाधि को धारण किया था। यह जन्म से भारतीय था। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले और सर्वसम्मति से सुल्तान बनने वाला शासक था। मतलब सर्वप्रथम सर्वसम्मति से, सबकी मर्जी से सुल्तान बनने वाला ये पहला राजा था। इसने शासन का प्रथम प्रतीक शाही छत्र बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। किसी भी शासक का जो सबसे पहला सिंबल होता था वो शाही छत्र होता था। ऊपर जो छतरी होती है राजाओं के सिर के ऊपर, उन्हें छाया देने के लिए और उनकी शोभा बढ़ाने के लिए, तो वो इसका पहला प्रतीक होता था। तो उस प्रतीक को इसने बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था, ऐसा कहा गया। आपको बताना है कि इन 4 कथनों में से कौन सा सही है। ये सारे कथन गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहे जा रहे हैं, बताइए। और यहाँ पर विकल्प मौजूद है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला चौथा या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्थात दूसरा और तीसरा। दूसरा सही है और तीसरा सही है, लेकिन पहला और चौथा गलत है। कैसे गलत है आइए देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला शासक था जिसने गाजी मतलब काफिरों को मारने वाला, जो काफिर लोग हैं उनकी हत्या करने वाला गाजी कहलाता है। तो गाजी की उपाधि धारण की। 1320 में सिंहासन पर अधिकार करने के बाद इसने गयासुद्दीन तुगलक शाह की पदवी धारण की। यह जन्म से भारतीय था। इसकी माता पंजाब की एक जाट महिला थी और पिता जो थे वो बलबन के तुर्की दास थे। इसके शासन का जो पहला प्रतीक था शाही छत्र, वह इसने खोखर सरदार गुलचंद्र से प्राप्त किया था। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था, इसलिए चौथा कथन भी गलत हो जाता है। और इसकी उपाधि के बारे में जो पहली जानकारी दी है वो भी गलत है। तो इसके आधार पर हमने बी का चयन किया, मतलब दूसरा और तीसरा विकल्प ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 112 की ओर। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दी गई प्रशासनिक नियुक्तियों को, गयासुद्दीन तुगलक ने जो प्रशासनिक नियुक्तियां की थी उसके संदर्भ में यहाँ दो सूचियां दी हुई हैं। इन दोनों सूचियों को आपको देखना है और बताना है कि कौन किससे संबंधित है। देख लीजिए, नायब बारबक, अर्ज ममालिक या मुमालिक इसको कह सकते हैं। इसके अलावा दीवान ए वजारत, नायब ए अर्ज और इसके अलावा काजी उल कज्जात, जिन्हें कि सद्र जहां भी कहा जाता था। और इधर नाम दिया हुआ है मलिक जफर, मलिक शादी, मलिक बहाउद्दीन, मलिक असदुद्दीन या फिर काजी कमालुद्दीन। कौन से व्यक्ति से कौन सी उपाधि या कौन सा पद जुड़ा हुआ है आपको बताना है, मिलान करके बताना है। इसमें दोनों तरफ 5-5 दिए हुए हैं और विकल्प देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात DCBAE। पहले वाले का D, दूसरे वाले का C, तीसरे वाले का B, चौथे वाले का A और पांचवें वाले का सही मिलान है E। ये पांचवा वाला जो है ये पहले से ही सही मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें मिलान करना था तो इसके आधार पे A वाला विकल्प इसमें ठीक होता है। प्रश्न संख्या 113 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुक्ता और वली द्वारा सैनिकों के वेतन से कमीशन काटने की जो कुप्रथा है उसे अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया। सैनिकों के वेतन से कुछ हिस्सा कट जाता था तो उसको काटने की परंपरा ये अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दी, ऐसा दिया हुआ है। सैनिकों के प्रति उसका स्नेह उनके माता पिता से ज़्यादा था, यह कथन अलाउद्दीन के संदर्भ में है। और गयासुद्दीन की आर्थिक नीति को बर्नी ने रस्म मियाना यानी तरीके एद्दाल कहा है, यह बर्नी के द्वारा कहा गया है। तो अब आपको यह बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा सही है। 3 कथन आपके सामने हैं, अलग अलग संदर्भ में कहे गए हैं। 2 कथन जो है वो अलाउद्दीन से संबंधित हैं और जो तीसरा कथन है वो गयासुद्दीन से संबंधित है। आप पहचान कर बताइए इनमें से कौन सा सही है। देख लीजिए विकल्प भी, और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला मतलब केवल तीसरा। केवल 3 जो है वो ठीक है। मतलब गयासुद्दीन की आर्थिक नीति को बर्नी ने रस्म मियाना यानी तरीके एद्दाल कहा है, ये वाला कथन ठीक है और बाकी दोनों गलत है। कैसे गलत है आइए देख लेते हैं। मुक्ता तथा वली द्वारा सैनिकों के वेतन से कमीशन काटने की जो कुप्रथा थी, मतलब ये एक बुरा रिवाज था, इसे गयासुद्दीन तुगलक ने बंद किया था, न कि अलाउद्दीन खिलजी ने। और गयासुद्दीन ने स्वयं ही मतलब खुद ही सैनिक के वेतन रजिस्टर, जो सैनिकों का वेतन का रजिस्टर होता था, जहाँ उनके वेतन का पूरा लेखा जोखा होता था, उसे कहते थे वसीलात हश्म,
उसकी जांच करना आरंभ किया ताकि उनके वेतन में कोई गड़बड़ी ना हो। और बर्नी का कथन है कि सैनिकों के प्रति उसका प्रेम उनके माता पिता से ज़्यादा था। ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा गया है, न कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो यहाँ ये सब चीज़ें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कही गई हैं। उसने उदारवादी नीतियाँ सैनिकों के प्रति अपनाई थी, मतलब इतनी चिंता करता था जितना कि उनके अपने माता पिता भी उनकी नहीं करते थे। तो इस आधार पर इसमें सी वाला सही होता है, मतलब केवल तीसरा। प्रश्न संख्या 114 की ओर चलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था के संदर्भ में, मतलब जो डाक प्रणाली थी, पोस्ट प्रणाली थी, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए हुए हैं। सल्तनत कालीन डाक प्रणाली को व्यवस्थित करने का श्रेय इसी को दिया जाता है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने का जो श्रेय है वो गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है, ऐसा कहा गया। भारत में मध्यकालीन डाक व्यवस्था साधारण लोगों के लिए भी उपयोग की जाने वाली थी, मतलब साधारण लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे। डाक विभाग बरीदे मुमालिक नामक मंत्री के अधीन होता था। इसके मंत्री का नाम बरीदे मुमालिक होता था। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जो गलत है आपको उसका चुनाव करना है। देख लीजिए, विकल्प भी आपके सामने है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी मतलब केवल दूसरा। केवल दूसरा वाला जो है वो सही नहीं है, मतलब भारत में मध्यकालीन डाक व्यवस्था साधारण लोगों के उपयोग के लिए भी थी, ये वाला कथन ठीक नहीं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में मध्यकालीन डाक व्यवस्था साधारण लोगों के उपयोग के लिए नहीं थी। इसे आम जनता इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। साधारण डाक की कोई व्यवस्था नहीं थी, किंतु शाही डाक होती थी, शाही जो संदेशों का आदान प्रदान होता था, उसके लिए 2 प्रकार के संदेश वाहक थे और उत्तम व्यवस्था की गई थी, मतलब संदेश समय से पहुंच जाते थे। एक तो घुड़सवार होता था, मतलब संदेश लिखकर उसे दे दिया जाता था, वो घोड़े पर सवार होकर यात्रा करते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच जाता था। और एक पैदल चलने वाला होता था। शीघ्रता के लिए प्रत्येक 3/4 मील पर यहाँ पर डाक लाने वाले कर्मचारी तथा घुड़सवारों को नियुक्त किया जाता था। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, कोई एक घुड़सवार एक मुकाम से चल के दूसरे मुकाम तक नहीं पहुँचता था, बीच में कई होते थे। जैसे एक घुड़सवार यहाँ से कुछ किलोमीटर तक दौड़ कर गया, मतलब घोड़ा दौड़ा कर गया, और वहाँ दूसरा जो घुड़सवार है वो पहले से ही इंतजार कर रहा है, तो उसने उस डाक को ले लिया, मतलब उस चिट्ठी को अपने हाथ में ले लिया और वहाँ से वो आगे उसे ले जाएगा। फिर कुछ दूरी पर तीसरा उसे अपने हाथ में ले लेगा और वो उसे कुछ दूर तक आगे ले जाएगा। ऐसे ही कई व्यक्तियों के हाथों से होती हुई वो चिट्ठी जल्दी पहुँच जाती थी। अगर किसी एक आदमी के जिम्मे होती तो वो थक जाता, रास्ते में उसे रुकावट होती और वो उतना शीघ्रता से और उतनी तेज़ी से काम नहीं कर पाता। तो इसीलिए कई आदमियों के जिम्मे इस काम को सौंपा गया था। तो ये एक बुद्धिमानी वाला काम था और इसी वजह से ये काफ़ी उत्तम व्यवस्था थी। यहाँ पर 2 प्रकार के संदेशवाहक होते थे, आप देख ही चुके हैं। एक पैदल होता था और दूसरा घुड़सवार होता था। पैदल वालों में भी यही परंपरा थी। पैदल वाले में भी कुछ दूर तक एक आदमी पैदल चलकर जाता था और वहाँ से वो जो डाक है या जो संदेश है वो दूसरे वाले को दे दिया जाता था। दूसरा कुछ दूर तक ले जाता था, फिर तीसरे वाले को मिल जाता था। इस तरीके से डाक आगे बढ़ती थी। तो ये व्यवस्था थी और ये एक अच्छी व्यवस्था थी। फिलहाल ये आम जनता के लिए नहीं थी, ये इसमें थोड़ी बुराई थी। आम जनता इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। इसका बी वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 115 को देखते हैं, जो कि कायदे से 114 है। गयासुद्दीन तुगलक ने भू राजस्व संबंधी सुधार किस स्तर पर लागू किया? जो भू राजस्व से संबंधित सुधार थे उन्हें किस लेवल पर लागू किया था, ये हमें बताना है। तो मुक्ताओं पर, मुद्दमों पे, या इसको मुकद्दम भी कहते थे। इसके अलावा कृषकों पे। यहाँ पर देखिए, प्रांतीय राज्यपाल, गांव के मुखिया और किसान। कृषक मतलब तो किसान होता है। यहाँ जो मुद्दम होते थे या मुकद्दम होते थे इन्हें गांव के मुखिया कहा जाता था। गांव के सरपंच या मुखिया, इन्हें इन नामों से जाना जाता था। तो भू राजस्व संबंधी जो सुधार थे उसमें कौन कौन से लेवल थे आपको ये बताना है। विकल्प नीचे मौजूद है, बताइए कौन सा सही है, इसमें से कौन सा ठीक होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसमें जितने भी लेवल हैं वो सभी सही है। इन सभी स्तरों पर जो भू राजस्व प्रणाली थी, भू राजस्व सुधार प्रणाली थी, उसको लागू किया गया। तीनों ही लेवल यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसकी व्याख्या देख लीजिए। गयासुद्दीन तुगलक ने भू राजस्व संबंधी सुधार 3 स्तरों पर लागू किया। 3 लेवल थे इसके। मुक्ताओं पे यानी प्रांतीय राज्यपाल की व्यवस्था पे, मुद्दमों पे यानी गांव के जो मुखिया होते थे उनके लेवल पे, और कृषकों के मतलब कृषकों के स्तर पे अर्थात किसानों के लेवल पे। इन तीनों में उसने किसानों के हितों को प्राथमिकता दी। मतलब किसान को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका इसने ध्यान रखा। इसने अलाउद्दीन के भूमि नापने
जिसे हुक्म मसाहत कहा जाता था। इसके अलावा प्रति बिस्वा उपज पर नियम रद्द कर जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनके बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है। तो प्रति बिस्वा उपज पर जो नियम वहाँ बनाए गए थे अलाउद्दीन के द्वारा, उसे रद्द कर उसके स्थान पर नए उपज के नियम बनाए। और इन नियमों में यही ध्यान रखा गया कि किसानों के हितों का संरक्षण हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। उसके स्थान पर उपज में साझा मतलब आपस में पार्टनरशिप, हुक्म हासिल अथवा गल्ला बटाई के नियम को लागू किया। ये 2 नए नियम इसने बनाए थे। ये नियम किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाए गए। इसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो भूमि संबंधी नियम बने थे उन्हें थोड़ा चेंज कर दिया। उनमें जो सख्ती थी उसमें थोड़ा मुलायमियत इसने ला दी। और इसके बाद आप देख लीजिए, लगान वसूलने वाले पुराने मुकदमों और खूतों की जो विशेषाधिकार होते थे उन्हें फिर से बहाल कर दिया। जो खूत और मुकदम लगान वसूलते थे उनके जो विशेषाधिकार थे वो उन्हें लौटा दिए गए और उनके खेत और चारागाह को कर से मुक्त कर दिया गया। आपने देखा है घरी कर और चरी कर पहले वसूला जाता था, तो वो जो क्षेत्र थे उन्हें यहाँ पर कर मुक्त कर दिया गया। ये कुछ खास बातें थी। इस आधार पर हमने डी का चयन किया। इसमें तीनों ही स्तरों पर काम किया गया। भूमि सुधार के लिए मतलब भू राजस्व संबंधी सुधार के लिए यहाँ तीनों ही स्तरों पर काम किया गया। इस आधार पर डी वाला विकल्प सही होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 116 को देखिए। सल्तनत काल में नहरें बनवाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। नहरें बनवाने का काम सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। गयासुद्दीन तुगलक का प्रथम सैन्य अभियान बंगाल अभियान था। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के ऊपर, जो इनका मकबरा है, इनकी समाधि है, इसके ऊपर हिंदू मंदिर के समान आमलक और कलश का इस्तेमाल हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर 1325 में बैठा। ये 4 कथन है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। देख लीजिए और बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा यहाँ पर ठीक है, लेकिन पहला दूसरा जो है वो गलत है। कैसे गलत है आइए देख लेते हैं। सल्तनत काल में नहरें बनवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। जो नहरें बनवाने का काम किया था वो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक का प्रथम सैन्य अभियान 1321 ईस्वी में तेलंगाना प्रांत के लिए था। तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी। यहाँ का शासक राय प्रताप रुद्रदेव था और इस अभियान के लिए अपने पुत्र जूना खां को एक विशाल सेना के साथ इसने भेजा था। मतलब यहाँ पे जूना खां एक बड़ी सी सेना लेकर गया था, लेकिन गयासुद्दीन की मृत्यु की अफवाह सुनकर वह वापस लौट आया। बीच में किसी ने अफवाह उड़ा दी, मतलब झूठी खबर फैला दी कि गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई है, और ऐसे में उसका बेटा वापस लौट आता है। लेकिन फिर से 1323 में वारंगल के लिए वह कूच करता है, एक बार फिर से प्रस्थान करता है। मतलब अभियान तो 1321 में ही शुरू हुआ था, लेकिन वहाँ पर कुछ अड़चने आ गई, बाधाएं आ गई, और उसके बाद फिर ये 1323 में आरंभ हो पाता है। ये फिर से वारंगल के लिए कूच करता है। राय प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण यहाँ कर दिया। मतलब जो वारंगल का राजा था उसने हथियार डाल दिए। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया, जिसमें पहला जो नंबर था वो वारंगल का था, जहाँ के राजा ने हथियार डाल दिए थे। इसी अभियान के दौरान गुट्टी, कुंत और माबर पर भी दिल्ली सेना का अधिकार हो गया। गुट्टी उस समय जगपाली गंगी देवी नामक तेलुगु शासक के अधिकार में था। ये अलग अलग तत्कालीन राजाओं के नाम हैं जो कि दक्षिण भारत में उस समय शासन कर रहे थे, और इन सब पर यहाँ गयासुद्दीन की सेना का अधिकार हो जाता है। तो ये कुछ अभियान थे जो कि सैन्य अभियान है, और इस आधार पे हमने इस प्रश्न में सी वाले उत्तर का चयन किया है। मतलब तीसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा गलत है। सैन्य अभियान के बारे में जो जानकारी यहाँ दे रखी है वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 117 को देखिए। गयासुद्दीन तुगलक के लगान वसूली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीरों तथा इक्तादारों द्वारा लगान वसूली में ठेकेदारी व्यवस्था को बंद कर दिया गया। अमीरों द्वारा और इक्तेदारों के द्वारा जो लगान वसूली जाती थी उसमें ठेका लिया जाता था, तो वो ठेके वाली जो व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया गया। फवाजिल या अतिरिक्त आमदनी को इक्तादारों द्वारा केंद्रीय कोष में जमा कराने का उपाय किया गया। मतलब जो एक्स्ट्रा इनकम होती है, अतिरिक्त आमदनी होती है, उसे राजकोष में जमा किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई। अमीरों तथा इक्तादारों के अतिरिक्त लगान के 1/10 और 1/15 तक के अंतर को माफ़ कर दिया गया। ये जो बीच का डिफरेंस था इसे यहाँ पे माफ़ी दे दी गई। यह नियम बनाया गया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 से 1/11 इससे ज़्यादा वृद्धि नहीं की जाएगी। मतलब एक मनमानी वृद्धि नहीं होगी, नियंत्रित मात्रा में, सीमित मात्रा में यहाँ बढ़ोतरी की जाएगी।
तो ये सब कुछ सुधार थे जो कि लगान वसूली से जुड़े हुए थे और ये सब गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किए गए। लेकिन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, सभी सही है या फिर कुछ ही सही है, बताइए। यहाँ विकल्प आपके सामने है, देख लीजिए। सभी सही हो सकते हैं या इसमें से कोई 3 या कोई 2 ही सही हो सकते हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात सभी, जितने हैं सभी ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं। जितने कथन दिए हैं ये लगान संबंधी सुधारों से, मतलब लगान वसूली से संबंधित सुधारों से संबंधित हैं और ये सभी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाए गए थे। चारों ही कथन यहाँ ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 118 को देखिए। गयासुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरा अभियान 1324 में जाज नगर के विरुद्ध था। जो दूसरा इसका अभियान था वो 1324 में निकाला गया और ये जाज नगर के खिलाफ था। दूसरा कथन है कि बंगाल विजय अंतिम सैन्य अभियान, मतलब ये अंतिम सैन्य अभियान था, बंगाल में फैली अव्यवस्था को समाप्त करना इसके पीछे कारण था या उद्देश्य था। और तिरहुत पर आक्रमण 1322 में किया गया। ये 3 कथन हैं। ये कथन गयासुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियान से जुड़े हुए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। विकल्प आपके सामने है, सभी सही हो सकते हैं या कोई 2 सही हो सकते हैं, आप बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात पहला और दूसरा, ये दोनों ठीक है। लेकिन तीसरा वाला ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है, व्याख्या देखते हैं। दूसरा अभियान 1324 में जाज नगर के विरुद्ध था, जिसका उद्देश्य वहां के शासक भानुदेव द्वितीय, जिनका शासनकाल था 1306 से लेकर 1328, इन्हें दंडित करना था, मतलब सजा देना था। क्योंकि गयासुद्दीन ने तेलंगाना अभियान के दौरान भानुदेव की धृष्टता देखी थी। धृष्टता कैसी थी, ये बड़ा ही ढीठ था। इसने प्रताप रुद्रदेव की सहायता कर दी थी, जो तेलंगाना का शासक था, मतलब वारंगल का राजा था, उसका इसने सहयोग किया था। और इसके साथ साथ गोंडवाना के शासकों से संधि कर ली थी। तो इसकी जो राजनीति थी वह गयासुद्दीन को पसंद नहीं आई और इसे सजा देने के लिए वह जाज नगर के विरुद्ध दूसरा अभियान चलाता है। तो इस आधार पर इसमें जो पहला कथन है वो ठीक है, सन भी ठीक दिया है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल से वापस आते समय सुल्तान ने तिरहुत यानी मिथिला के पास का क्षेत्र, वहां पर आक्रमण करके 1324-25 में, मतलब उस क्षेत्र को विजित किया था। तो यहाँ तिरहुत पर जो आक्रमण का सन दिया है वो ठीक नहीं है, 1322 दिया है और यहाँ सन कितना है, 1324-25 है। इस आधार पे इसमें जो तीसरा कथन है वो गलत हो जाता है। और देखते हैं आगे। बंगाल से वापस आते समय इसने तिरहुत पर आक्रमण किया था, ये आप देख ही चुके हैं। वहाँ का शासक हरिदेव, वहाँ उस समय राजा कौन था, हरिदेव था। यह नेपाल के जंगलों में भाग गया। यह पहला अवसर था जब तुर्की सत्ता उत्तरी बिहार तक विस्तृत हुई थी, मतलब इसका जो विस्तार है वो उत्तरी बिहार तक हो गया था। इस अभियान के बाद वापस आते समय दिल्ली से 6 किलोमीटर की दूरी पर अफगानपुर में लकड़ी के भवन में सुल्तान के स्वागत की व्यवस्था थी। एक लकड़ी का महल था जो कि दिल्ली से 6 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया था और यहाँ पर सुल्तान के स्वागत का इंतजाम किया गया था। लेकिन ये मौत का स्वागत था, सुल्तान का स्वागत नहीं था। और स्वागत समारोह के दौरान ही हाथियों का ये प्रदर्शन देख रहे थे, उसी समय लकड़ी का जो भवन है वो गिर जाता है। इसमें हाथियों का काफ़ी योगदान रहता है इस भवन को गिराने में, और इसी में दबकर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो स्वागत था ये मातम में बदल जाता है। तो कुल मिलाकर इसका ए वाला ठीक होगा, मतलब पहला दूसरा। लेकिन तीसरे वाले में सन गलत दिया है, इसलिए तीसरा वाला सही नहीं होगा। प्रश्न संख्या 119 को देखिए, जो कि कायदे से 118 है। गयासुद्दीन के मकबरे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मकबरे के बारे में, गयासुद्दीन का जो मकबरा है उसके बारे में आपको बताना है। मकबरे का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। गयासुद्दीन के मकबरे का निर्माण ये मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। वास्तुकला की तुगलक शैली का प्रारंभ उसके मकबरे के निर्माण से प्रारंभ हुआ, यानी यहीं से वास्तुकला की जो तुगलक शैली है वो शुरू होती है। इसमें केवल लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। ये इसमें कुछ विशेष बातें दी हुई हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। जो सही हो उसका आपको चयन करना है, बताइए। विकल्प देख लीजिए, सभी सही हो सकते हैं या इसमें से कुछ ही ठीक हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्थात केवल दूसरा वाला इसमें ठीक है। वास्तुकला की तुगलक शैली का प्रारंभ इसके मकबरे से शुरू होता है। किसके मकबरे से? गयासुद्दीन के। जरा व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि मकबरे का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने स्वयं करवाया था। इसने खुद ही अपना मकबरा बनवाया था। उसके मकबरे के ऊपर हिंदू मंदिर के समान आमलक और कलश का इस्तेमाल हुआ है।
और उस पर अर्ध गोलाकार या उल्टे कटोरे के आकार की छतों का निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर अर्ध गोले या उल्टे कटोरे जैसी डिजाइन का छत बनवाई गई है। तुगलकों की स्थापत्य की नवीन विशेषताएं जैसे कि ढलानदार दीवारें, इसके अलावा ऊंचाई पर निर्मित, कहने का मतलब ये है कि जो तुगलक थे उनके स्थापत्य की कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि ढलुआ दीवारें होती थी जिनमें ढलान होती थी। इसके अलावा ऊंचाई पर इन्हें बनाया जाता था, मतलब नींव को ऊंचा रखा जाता था, तथा विशालता का आभास, इनकी बड़े आकार का जो आभास है वो इससे होता था। यह इसकी इमारतों की विशेषता है। इसकी इमारतों में यह सब कुछ देखने के लिए मिलता है। गयासुद्दीन तुगलक के कुतुब मीनार के पूरब में तुगलकाबाद नामक स्थान पर नगर बसाया गया था। इसे आप देख लीजिए। गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के पूरब में, पूरब दिशा में तुगलकाबाद नामक एक नगर बसाया था और उसमें एक दुर्ग का निर्माण करवाया था और यहीं अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। और यह मकबरा लाल और सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो यहाँ जो कथन दिया था इसमें कहा है कि केवल लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, तो नहीं, बलुआ पत्थर इस्तेमाल नहीं हुए, संगमरमर प्रयोग हुआ है और उसमें सफ़ेद रंग का भी प्रयोग किया गया है। तो इस आधार पर सिर्फ दूसरा वाला इसका सही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 120 को देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मूल नाम मलिक फखरुद्दीन था। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी मतलब जो काफिरों को मारे। और इसके बाद इसने राज्यारोहण के 1 वर्ष बाद दिल्ली में प्रवेश किया। ये सब कथन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहे गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। विकल्प आपके सामने हैं, सभी सही हो सकते हैं या इसमें से कुछ ही ठीक हो सकते हैं, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात केवल पहला वाला। केवल पहला वाला जो है वो ठीक है। इसका मूल नाम मलिक फखरुद्दीन था। बाकी जो है वो गलत है। कैसे गलत है आइए देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं खलीफा की उपाधि, इसके अलावा अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर कुछ और भी कथन है, जैसे कि जिल्लाह। ये जो जिल्लाह की उपाधि है ये सिक्कों पर है, मतलब इसका और कहीं प्रचलन नहीं था, ये सिक्कों पर लिखवाई गई थी। इसके अलावा उलूग खां की भी उपाधि इसने धारण की थी। तो ये कुछ उपाधियों के नाम हैं जो कि मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है ये गाजी की उपाधि इसने धारण नहीं की थी। और देखिए राज्यारोहण 1325 के बाद 40 दिन तक वह तुगलकाबाद में रहा और इसके बाद दिल्ली में प्रवेश किया। तो दिल्ली से बाहर तो जरूर रहा लेकिन सिर्फ 40 दिन तक। और यहाँ जो समय अवधि दी है वो 1 वर्ष की है, इसलिए ये गलत हो जाता है। सिर्फ पहला वाला इसका सही है। तो इस आधार पे इसका ए वाला विकल्प ठीक होगा, केवल 1। यहाँ तक हमने 120 प्रश्नों पर चर्चा की है। आगे की जो प्रश्न श्रृंखला है वो लगातार जारी रहेगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।